हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज फिर से मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन की बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है कि केआई में एक जली घोल 1.00 मोलल है, किस परिवर्तन के कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा? जल जोड़ने पर, NaCl का योग करने पर, या Na2SO4 का योग करने पर, या 1.0 मोलल KI का योग करने पर। तो किस के कारण वाष्प दाब बढ़ेगा? देखो, वाष्प दाब का बढ़ना एक अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? जो विलेय होते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स पे। ओके, तो अब देखो, अगर हम जल डालते हैं, ठीक है, जो जल तो एक ही बढ़ेगा ना, एक अणु जाएगा H2O का। NaCl डालने पर कितना बढ़ेगा? देखो, NaCl डालने पर हमारा बढ़ता है NaCl। NaCl टूटेगा पानी में जाके, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टूटेगा। ठीक है, तो दो बढ़ेंगे, यानी डबल, पानी का डबल बढ़ेगा किसमें? नमक में, क्योंकि दो। जबकि सोडियम सल्फेट में क्या होगा? Na के दो टूटेंगे, ओके, और प्लस क्या होगा? सल्फेट बनेगा जब इसको पानी में जाएगा ये। ठीक है, तो देखो कितने आयन से निकलेंगे, एक इसका और दो इसका, तो टोटल 3 आयन से ये क्रिएट करेगा। तो जो हमारा वाष्प दाब में जो उन्नयन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ विलेय के अणुओं पर, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म है, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, कीप इन माइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अणुसंख्यक गुणधर्म से आया हुआ था। ओके, अब देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कार्बन इन CaC2O4? ओके, कैल्शियम ऑक्जिलेट है ये। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट को अगर ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा ये बना हमारा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O नेगेटिव। ठीक है, अब इस कार्बन पे बात करते हैं, इन कार्बन पे। अब देखो, इस ऑक्सीजन की वजह से इस कार्बन पे क्या आएगा? 2 प्लस आएंगे ना, कि डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से 1 प्लस आएगा। तो इस, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, इसमें से तो कोई बॉन्ड अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो 0 आएगा। तो इसमें टोटल कितना हो गया? प्लस का 3। तो यहाँ पर प्लस का 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, यस। देखो, इनऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक आसान तरीका होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में निकालने में स्ट्रक्चर पे ही हमें देखना पड़ता है, स्ट्रक्चर को ओपन करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन है, इन विच पेयर डज द नेम्ड सब्सटेंस हैव द सेम ऑक्सीडेशन नंबर? देखो, ये सारे जो दिखाई दिए हैं आपको, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वही हम एक्स कंसिडर करके निकाल लेते हैं। ओके, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करो, फिर जल्दी से निकालो और देखते हैं कौन सा आंसर होगा। और आंसर इसका आएगा ए वाला। ओके, अगर आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएंगे? सेम आएंगे, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द मोस्ट बेसिक pH? तो किसका एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक होगा, ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, हमें क्या करना पड़ेगा? सभी को तोड़ना पड़ेगा। तो ये अगर पानी में जाएगा ना, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट पानी में जाएगा तो NaOH बनाएगा, और दूसरा क्या होगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3, ये बनेगा। ठीक है, जिसमें जो ये है, ये बहुत स्ट्रांग बेस है NaOH, और ये वीक एसिड है, तो इसमें इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो जो इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। यहाँ से तो ये पता चल गया। अब इसकी और दूसरा करेंगे, तो दूसरे में क्या होगा? अगर इसको पानी में डालेंगे तो NaOH बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? CH3 और COOH बनेगा। क्या बनेगा? COOH। यानी ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा? तो इसका जो एक्वा सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल होगा लगभग। NaCl का भी, NaCl अगर पानी में जाता है तो ये बनाता है NaOH प्लस HCl। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उनका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। एट लास्ट में देखते हैं, NH4 क्या बनाएगा? NH4OH बनाएगा पानी में जाके, और ये HCl बनाएगा। यहाँ देखो, ये वीक बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। HCl क्या होता है?
स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। उसने पूछा है बेसिक, तो बेसिक में कौन सा आ रहा है, पहला वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कीप इन माइंड जो सॉल्ट होता है वो पानी में जाके ब्रेक होता है। ओके, वो एक एसिड में और एक बेस में होगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड में ब्रेक होता है, ओके, तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक ही होगा। ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट होता है तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। ओके, यस, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये है हमारा क्वेश्चन, अभिक्रिया के लिए ये दे रखा है और हमें निकालना है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इसमें। ठीक है, संतुलन स्थिरांक का को इंग्लिश में यही बोलते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, के, जो को मैं लिख देता हूँ, के इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ए की पावर 2 हो गई अपॉन क्या हो गया, एन ओ की पावर 2 हो गई। ओके, ब्रैकेट में रख देते हैं इसको, और यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन। ओके, अब इसमें सारी वैल्यू रख दो आप। ठीक है, इसमें NO की वैल्यू रखो कितनी है, जो दे रखी है ये देखो 0.30। ओके, इसकी आंसर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, मतलब स्क्वायर कर देंगे और इसको इसी वैल्यू रख के जो आएगा वो 45 आएगा। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, आप भी कैलकुलेट करो वीडियो को पॉज करके, तो आपका भी यही आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। MgF2 के संतृप्त विलयन में MgF के 1.16 इंटू 10⁻³ मोल प्रति लीटर है होते हैं। ठीक है, MgF का KSP क्या है, यानी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट निकालना है। तो KSP हम देखो, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, देखो सबसे पहले MgF2 ये किस में ब्रेक होगा, Mg में होगा, Mg++ में। ओके, और दूसरा क्या होगा, 2F नेगेटिव में ब्रेक होंगे। ठीक है, तो इसका KSP क्या बनेगा देखना, सॉल्युबिलिटी किसको कंसीडर कर लेंगे, एस को, इसकी Mg की, और इसकी कर लेंगे 2s, और इस 2s का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया देखो इसका, को Ks बराबर क्या हो गया, 4s³। ओके, s की जगह पे क्या दे रखा है, 1.16 इंटू 10⁻³ तो इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आएगा 4, तो 6.2 इंटू 10⁻৯। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट निकालने को है, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से आया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इजी है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल जी की वैल्यू निकालनी है दिस रिएक्शन के लिए। ओके, तो सेम डेल जी की वैल्यू क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखेंगे डेल जी। ओके, डेल जी दे रखा है -105, और फिर इसका डेल जी निकालेंगे, फिर इसके डेल जी से इसका डेल जी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका डेल जी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 246 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 24 इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको जल्दी से कैलकुलेट करो, आपका आंसर। इसका पहले डेल जी निकालेंगे आप, इसका देखो, इसका डेल जी H2O2 का डेल जी, इसकी जो फ्री एनर्जी है -105 है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -105 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, वाटर का कितना है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 228 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, फिर जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक कौन सा हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा, 246। आगे आप कैलकुलेट करिएगा। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी सेम है। ओके, सबकी एंथैल्पी दे रखी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे रखी है, देखो सबकी वैसी। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है, क्या करना है, इसका पहले निकालना है। ठीक है, देखो वाटर की कितना दे रखी है -286, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है उसको भी 4 से, इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर ऑक्सीजन की नहीं करनी हमें। ठीक है, इसकी है, इसको देखो 16.0 kg है। ठीक है, तो इसकी तो इसको कोई कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, जितनी ये आएगी उसमें से 16 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, तो आपका आंसर निकल भी गया होगा। ओके, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 11th की बुक से आ रखा है। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम यहाँ भी वही देखा जा रहा है क्वेश्चन में। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, बी एफ, देखो बी, ये इसमें से माइनस कर देंगे हम बी का। ओके, और इनटू बी की, और बी और एफ की
3f से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? देखो -271.75 माइनस करेंगे, b की कितनी है, ये है। ओके, इसको प्लस करेंगे। ओके, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और 3f की कितनी है, ये f की 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ देंगे पहले। ओके, फिर इससे माइनस कर देंगे, फिर जितना आएगा, फिर ये हो गई। अब एक बॉन्ड की पूछी है ना उसने, और हम इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड, फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे। उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा। ठीक है, यस, आप जरूर कीजिएगा इसको, इसे पूरी कैलकुलेशन, इजी क्वेश्चन है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट, सभी स्टेट फंक्शन है एक को छोड़ के। देखो प्रेशर स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो केवल स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी फाइनल और इनिशियल स्टेट। ओके, तो जहां भी आपको डेल्टा दिखता है ना, इसका जैसे मैं बताता हूं, अगर आपको डेल्टा देखने को मिल रहा है तो वो स्टेट फंक्शन है। देखो डेल्टा पी होता है ना, यस, डेल्टा जी होता है। ओके, डेल्टा एच होता है। ठीक है, इसमें ये सारे स्टेट फंक्शन है। डेल्टा हीट, हीट के लिए क्या टर्म है, ओके, अगर हीट के लिए क्यू है मान लिया सपोज, तो डेल क्यू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन नहीं होगा। ओके, ये पाथ फंक्शन होता है, कीप इन माइंड। जिसमें भी डेल लगता है ना आगे से, वो स्टेट फंक्शन होता है, इतना भी याद रखना है आपको। ठीक है, यस। क्वेश्चन अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट है ना, वो रिएक्शन इसलिए करता है कि ताकि उसके लास्ट में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाते हैं तो वायलेट करता है। ठीक है, वो वायलेट करेगा। वायलेट में क्या हो गया, देखो सबसे पहले PCl3, PCl3 का अगर आपके पास आप डायग्राम बनाएंगे तो ये इसमें 8 करेक्ट 8 आते हैं आफ्टर बॉन्डिंग। ओके, इसमें भी 8 आएंगे। ओके, इसमें भी 8 आएंगे, इसमें 10 आ जाते हैं। क्या जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, क्योंकि इसने इसके आर्सेनिक के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 आएंगे, फ्लोरीन हमने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाएगा, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए आफ्टर बॉन्डिंग। तो जो ऑक्टेट रूल को क्या करता है, वायलेट करता है। ठीक है, तो याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4th वाला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एटम इन SF4। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन इजी है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसे निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन लास्ट एस की लास्ट ऑर्बिटल देख लो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ यहाँ से। एस की, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ एस में कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। एक्साइट करने के बाद ये जो डी वाली है ना, डी वाली, डी में 5 होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ फ्लोरीन का जुड़ जाएगा, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। ओके, तो 4 फ्लोरीन हो गए। तो ये हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। ओके, ये इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा किसका, SF4 का, ये sp3d। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, किस यौगिक में अणुओं के रेखीय यानी लीनियर होने की अपेक्षा की जाती है। मतलब इनमें से ये बताना है कि किसका स्ट्रक्चर, ये विस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है। ओके, विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन लीनियर होगा। देखो ओजोन लीनियर नहीं होती है। हाँ, ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ये ठीक है, ये लीनियर नहीं होता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का भी बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, इसका भी नहीं होता है। वाटर का तो आपको पता ही है, ये तो होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, क्योंकि इसमें कोई लॉन पेयर नहीं होते, इसलिए इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अमोनिया अणु में परमाणुओं की निम्नतम ऊर्जा स्तर पर व्यवस्था को, इसको वर्गीकृत, ये तो अमोनिया का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो अमोनिया का हाइब्रिडेशन आता है sp3, और उस पर लॉन पेयर की वजह से होना चाहिए था उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, लेकिन उसका हो जाता है त्रिकोणीय पिरामिडल यानी ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अमोनिया का स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, जिससे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या बताना है करके, लेकिन आंसर इसका ए है। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ एटम्स शुड फॉर्म द मोस्ट पोलर बॉन्ड। ओके, तो देखो पोलर बॉन्ड कौन बनता है पता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे अगर ये B और F है ना, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये अच्छा पोलर होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है। यहाँ से B कार्बन, फिर N आएगा, फिर O और F। देखो
ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, यानी बोरोन की, यहाँ पर बोरोन की सबसे कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो क्या बोरोन और फ्लोरीन के बीच अगर बॉन्ड बनेगा ना तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा पोलर होगा। ऑक्सीजन और इसके बीच बनेगा तो वो उतना पोलर नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आएगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कीप इन माइंड। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मेटल रिक्वायर्स द लीस्ट एनर्जी टू एग्जिबिट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सीजियम का। ओके, ये तो बस याद ही क्वेश्चन वहाँ करना है, इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है ना सॉल्व करने वाला। सीजियम इसका आंसर है। सीजियम की क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया जाता है, यानी सोलर पैनल में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, एट लास्ट कंसिडर द स्पेसीज। जिंक दिया है, आर्सेनिक और जर्मेनियम में क्या सेम है। ऑब्वियसली देखो, इलेक्ट्रॉन इसमें सेम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर सब में अलग अलग है। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन भी किस पे डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक नंबर पे। तो प्रोटॉन भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। अब देखते हैं, ये भी कटा फोर्थ वाला। तो इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं A-Z। ओके, ए क्या है, मास यानी एटॉमिक मास, ऊपर जो दे रखा है यानी 72, 75, 74, और जेट क्या है, वो है एटॉमिक नंबर। इससे माइनस करेंगे तो सबका क्या आएगा, 42। देखो 42, 42 सभी में 42 न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट अ वायलेट ऑफ हुंस रूल। हुंस रूल को कौन फॉलो नहीं करता है। हुंस रूल क्या कहता था, जब भी कोई डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगी तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फिल करेंगे तब पेयर्ड आएगा। ओके, तो अब इसमें देखते हैं। देखो ये तो सही फिल किया है, ओके, पहला वाला, क्योंकि सब में अनपेयर्ड डाले। दूसरे वाला पहले अनपेयर्ड डाले होंगे फिर पेयर्ड किया होगा। ठीक है, तीसरे वाले में भी देखो अनपेयर्ड 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 फिर पेयर्ड कर रखा है, ये भी सही है। लास्ट वाला गलत कर रखा है, देखो पहले पेयर्ड कर दिया और एक ऑर्बिटल क्या कर दी, छोड़ दी, तो ये वायलेट कर रहा है। तो यानी हुंस रूल फॉलो नहीं हो रहा फोर्थ वाले में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ओके, और आपके कितने सही हुए ये बताना बिल्कुल मत भूलना। आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से, और कमेंट करना कि मेरे क्वेश्चन इतने सही हुए, और अगली बार उससे ज़्यादा करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ जितने मॉक टेस्ट में हम परसेंटेज लाते हैं ना, उतना ही रियल जो पेपर होता है उसमें उतना ही परसेंटेज आता है। तो ये हमें आंकने की बहुत अच्छी तरीके होते हैं मॉक टेस्ट। तो आप अपना असेसमेंट करते रहिएगा और अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए। ओके, खूब पढ़िएगा। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।